हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आज मैं इस मूवी का रिव्यू करने जा रहा हूँ। उसका नाम है दी मम्मी, जो साल 1999 में रिलीज़ हुई थी। इसको अगर मैं हम सब की चाइल्डहुड मूवी कहूँ तो गलत नहीं होगा। इसमें हीरो का रोल प्ले किया है ब्रेंडन फ्रेजर ने, और अगर मैं ये भी कहूँ कि ब्रेंडन फ्रेजर इसी फ्रेंचाइज से फेमस हुए थे तो ये कहना भी गलत नहीं होगा। इससे पहले भी इनकी कई मूवीज आ चुकी हैं, जिनमें स्कूल टाइज, एयरहेड और स्टिल ब्रीथिंग शामिल है। इस मूवी का डायरेक्टर है स्टीफन सोमर्स, जिनको आप जानते होंगे वैन हेल्सिंग से। इस मूवी में बहुत सारे फैक्ट्स भी हैं जो मैं आपको वीडियो के आखिर में बताऊंगा। तो बगैर टाइम ज़ाया किए रिव्यू को स्टार्ट करते हैं। स्टोरी शुरू होती है 3000 साल पहले इजिप्ट के एक शहर थीब्स में, जहाँ हमें दिखाया जाता है उस टाइम के इजिप्ट का बादशाह फिरौन के महल में उसका हाई प्रीस्ट इमोटेप और उसकी क्वीन होती है जिसका नाम होता है अनक्सुलामुन। इमोटेप काले जादू का माहिर होता है और वो काले जादू की मदद से मुर्दों को जिंदा करना जानता है। अनक्सुलामुन फिरौन की क्वीन होती है और हम देखते हैं कि उसको फिरौन में कुछ ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए वो इमोटेप के साथ मिलकर फिरौन को चीट करने लगती है और ये सब फिरौन देख लेता है। और इतने में वो दोनों मिलकर फिरौन को मार देते हैं और फिरौन की चीखने की आवाज़ें सुनकर सिपाही वहाँ आ जाते हैं। इमोटेप अपने साथियों के साथ भाग जाता है और भागते हुए वो अनक्सुलामुन से कहता है कि मैं तुम्हें दोबारा जिंदा करूंगा, और अनक्सुलामुन बादशाह के सिपाहियों के सामने अपने आप को टैप कर लेती है। इमोटेप अनक्सुलामुन की लाश को चुरा कर उसको हमनाफ्तर ले जाता है, जिसको मुर्दों की नगरी कहा जाता है। और मिस्र के सारे बादशाह अपना खजाना यहीं रखते थे और अपनी लाशों को भी यहीं पर दफन करते थे। उसके पास काले जादू की भी किताब होती है जो मुर्दों को जिंदा करने के लिए बहुत ज़रूरी होती है, और वो अनक्सुलामुन को अपने साथियों के साथ मिलकर जिंदा करने ही वाला होता है कि वहाँ फिरौन के सिपाही आ जाते हैं और उसको रोक देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि इमोटेप और उसके साथियों को टॉर्चर किया जा रहा है और इमोटेप को होमदाई की सजा देने का फैसला किया जाता है, जिसको उस टाइम की सबसे खतरनाक सजा समझा जाता था। इसमें उसकी जुबान को काट दिया जाता है और उसको जिंदा मम्मी बनाकर स्कैरब बीटल, जो इंसानी गोश्त को खाते हैं, कि उसके ऊपर छोड़ दिया जाता है और उसके ताबूत को बंद कर दिया जाता है और उसको अनुबिस के स्टैचू के नीचे ही दफन कर दिया जाता है, क्योंकि जिस किसी को भी होमदाई की सजा दी जाती है, अगर वो कभी दोबारा उठ गया तो उसको ख़त्म नहीं किया जा सकता। अब सीन शिफ्ट होता है अमनातर में, लेकिन 3000 साल बाद, साल 1923 में, और अब यहाँ ज़मीन में दबे हुए खजाने के लिए जंग हो रही है। और यहाँ हम देखते हैं आर्दतबे और उसके साथियों को, जो इस जंग को पहाड़ के ऊपर से देख रहे हैं। ये लोग मैडजाई हैं, यानी कि फिरौन के सिपाही। या वहाँ हम देखते हैं इस मूवी के मेन कैरेक्टर ब्रेंडन फ्रेजर को, जिन्होंने रोल प्ले किया है रिक ओकोनल का, और रिक खजाना ढूंढने के ही मकसद के लिए हमनाफ्तर आया है। वहाँ हम बेनी को भी देखते हैं जो रिक का दोस्त है और वो जंग से भाग जाता है। इन दोनों के बीच में जंग होती है और यहाँ मैडजाई जीत जाते हैं और वो रिक को रेगिस्तान में मरने के लिए छोड़ देते हैं। अब रिक का क्या हुआ ये हमें नहीं बताया जाता। 3 साल बाद हम देखते हैं कायरो में एवलिन को, जो एक लाइब्रेरियन है, और उसके साथ ही उसके भाई जोनाथन को भी। एवलिन यहाँ जोनाथन से नई जॉब की बात कर रही होती है, क्योंकि वो उस लाइब्रेरी का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है। और इतने में जोनाथन उसको वो चाबी दिखा देता है जिसमें से उनको हमनाफ्तर जाने का नक्शा मिलता है। वहाँ हम देखते हैं डॉक्टर टेरेंस को, जो लाइब्रेरी का ओनर है, और वो एवलिन और जोनाथन को कहता है कि ये सब झूठ है और ये सिर्फ एक कहानी है जो मिस्री लोग बहुत सालों से यहाँ पर आने वाले लोगों को सुनाते आ रहे हैं। इतने में वहाँ पड़ी कैंडल से उस नक्शे को आग लग जाती है, जिसको बड़ी मुश्किल से बचाते हैं। अब यहाँ पर हैरानी की बात यह है, डॉक्टर टेरेंस इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाता। इतने में हम देखते हैं कि जोनाथन एवलिन को लेकर जाता है कायरो की जेल में। उनके बीच होने वाली बातचीत से हमें पता चलता है कि ये दोनों उस चाबी ढूंढने वाले से मिलने आए हैं, और यहाँ ये बात भी सामने आती है कि जोनाथन को वो चाबी कहीं मिली नहीं थी, बल्कि उसने चोरी की थी। वहाँ हम देखते हैं रिक को, जो 3 साल से इस जेल में बंद है। वहाँ एवी रिक से पूछती है, क्या तुम वहाँ गए थे, यानी हमनाफ्तर। वहाँ रिक एवी को बताता है कि वो चाबी उसको हमनाफ्तर से ही मिली है, कि वो जंग करने वहीं गया था। इतने में हमें पता चलता है कि आज वो लोग रिक को फांसी देने वाले हैं। वो लोग रिक को ले जाते हैं ताकि उसे फांसी दे सके, और इतने में एवी उस जेल की वार्डन को पैसों का लालच देकर रिक को बचा लेती है ताकि वो उन्हें हमनाफ्तर ले जा सके। और वो लोग हमनाफ्तर जाने के लिए अपनी शिप में बैठ जाते हैं। और वहीं हमें दिखाए जाते हैं मैडजाई, जो उनकी हर हरकत पर नजर रखे हुए हैं, और अब वो उनको रोकने के लिए अपनी बोट में निकल चुके हैं। हम उस शिप पर देखते हैं 3 दोस्तों को, जिनके नाम बर्न्स, डैनियल और हेंडरसन है। उनके साथ एक आर्कियोलॉजिस्ट डॉक्टर एलन भी शामिल था। वो सारे भी हमनाफ्तर जा रहे थे। उसी शिप पर रिक को बेनी भी मिल जाता है, जो उन चारों को हमनाफ्तर ले जा रहा है। वो दोनों आपस में बहुत अच्छी तरह बात करते हैं और इसके बाद रिक बेनी को पानी में फेंक देता है
इतने में रिक नोटिस करता है जूतों के निशान, जो बैनी के तो थे नहीं क्योंकि वो अभी भी पानी में चीख रहा है और निशान अभी भी गीले थे। देखते हैं मेडजाई ने उनके ऊपर हमला कर दिया है। वहाँ एक गन फायर शुरू होती है और मेडजाई उनकी शिप में आग लगा देते हैं। वहाँ हमें ये भी पता चलता है कि मेडजाई वो चाबी ले आए थे जो एवी के पास है। किस तरह जोनाथन वो चाबी ले लेता है और वो लोग उस शिप पर से पानी में कूद जाते हैं जो तकरीबन किनारे तक पहुँच चुकी थी। अगली सुबह वो लोग जाके 4 ऊँट खरीदते हैं और हम अनाबता की तरफ का अपना सफर शुरू करते हैं। वहीं हम देखते हैं आर्दत बे और उसके साथियों को जो उन लोगों पर नजर रखे हुए हैं। रिक भी उनको देख लेता है और अपना सफर जारी रखते हुए वो लोग सूरज निकलने के साथ ही हमूनाब तक पहुंच जाते हैं। वहाँ हम देखते हैं कि वो लोग खजाने को ढूंढने के लिए खुदाई शुरू कर देते हैं, जबकि रिक और एवी अमुनरा की किताब को ढूंढने आए हैं। नीचे उतरकर वो एक टोम में आ जाते हैं और ये वही जगह है जहाँ इमोटेप और उसके साथियों को सजा दी गई थी। वो लोग उस टोम को एक्सप्लोर करते हैं और वहाँ वो पहुंच जाते हैं अनुबिस के स्टैचू के पास जहाँ पर इमोटेप को दफन किया गया था। वो लोग अमुनरा की किताब को ढूंढने के लिए अनुबिस के स्टैचू के नीचे खुदाई शुरू कर देते हैं, जबकि अमुनरा की किताब हॉरस के स्टैचू के पास है जो उनको नजर नहीं आता। तो खुदाई करते वक्त इमोटेप का कॉफन उनके सामने आकर गिर जाता है, जिसको देखने के बाद उन्हें पता चलता है कि उनके पास जो चाबी है वो इसी ताबूत की है। वहीं हम देखते हैं वार्डन को जो उनसे अलग होकर खजाने को ढूंढ रहा है और उसको वही स्कैरब बीटल्स मिल जाते हैं जो इंसानी गोश्त को खाते हैं, लेकिन उनको नीले सोने के अंदर बंद किया हुआ होता है। वार्डन इस बात से बेखबर अपनी लालच में उनको जमा कर रहा होता है कि अचानक उनमें से एक बीटल जमीन पर गिर जाता है और बाहर आकर वार्डन के अंदर चला जाता है। वार्डन पैनिक करता है और भागने लगता है और जाके एक दीवार से टकरा जाता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। वहीं पर बर्न्स, डैनियल और हेंडरसन उस काले जादू की किताब को बाहर निकाल रहे होते हैं, लेकिन डॉक्टर एलिस समझदारी दिखाते हुए मजदूरों को ये काम करने का कहता है क्योंकि इतनी अहम किताब को चोरी से बचाने के लिए उन लोगों ने कोई न कोई जाल तो बिछाया ही होगा। जैसे ही मजदूर उस किताब के बॉक्स को बाहर निकालते हैं वैसे ही साल्ट एसिड उनके ऊपर स्प्रे हो जाता है और वो जिंदा ही गल जाते हैं। इसका मतलब डॉक्टर एलिस सही था। इतने में रात हो जाती है और रात को उनके ऊपर आदत बे और उसके साथी हमला कर देते हैं। वहाँ पर जबरदस्त गन फाइट होती है और आदत बे और रिक का फेस ऑफ भी होता है। आदत उन लोगों को हमनाफ्ता से जानने कहता है और अपने साथियों को लेकर वहाँ से चला जाता है, लेकिन वो लोग फिर भी ढीठ हैं। अगले दिन वो लोग उस काले जादू की किताब वाले संदूक को बाहर निकालते हैं। इस पर यह मैसेज होता है कि जो कोई भी इस संदूक को खोलेगा मौत साए की तरह उसका पीछा करेगी और अगर किसी ने इस मुर्दा लाश को जिंदा किया तो क़यामत आ जाएगी। वो लाश उस संदूक के खोलने वालों का खून पीकर अपने जिस्म के हिस्सों को पूरा करेगा। तब बैनी वहाँ से डर कर भाग जाता है जो उसकी आदत है और वो लोग उस संदूक को खोल देते हैं जिसमें से उनको काले जादू की किताब और कैनोपिक जार्स मिलते हैं जिनका इस्तेमाल होता था लाश के ऑर्गन्स को रखने के लिए। वहीं पर इमोटेप की लाश से बेखबर रिक और जोनाथन इमोटेप के ताबूत को खोल देते हैं और उसकी लाश को देखकर वो हैरान हो जाते हैं क्योंकि उसकी हालत से नहीं लग रहा था कि ये 3000 साल पुराना है। वहीं पर वो देखते हैं कि उस ताबूत के अंदर नाखूनों के निशान थे जिससे उन्हें ये पता चलता है कि उस लाश को जिंदा दफनाया गया था। उसके साथ एक मैसेज था कि मौत तो बस एक शुरुआत है। रात के वक्त एवी देखती है कि डॉक्टर एलन के पास काले जादू की किताब है और वो उसको खोलने की कोशिश कर रहा होता है। एवी उसको बोलती है कि ये किताब एक खास चाबी से ही खुलती है। वही रात को जब सब सो जाते हैं एवी डॉक्टर एलन के पास से वो काले जादू की किताब चोरी कर लेती है और उसी चाबी से खोलकर उसको पढ़ती है, जिससे हम देखते हैं कि इमोटेप जिंदा हो जाता है और इतने में डॉक्टर एलन उठ जाता है और एवी को वो किताब पढ़ने से रोकता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है। वहाँ पर एक लोकस अटैक होता है जिससे हमें पता चलता है कि उन लोगों की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। ये लोकस अटैक वाला कॉन्सेप्ट लिया गया है बाइबल से। वो लोग भागते हैं और भागते हुए बर्न्स गिर जाता है और उसका चश्मा भी गिर जाता है जिससे वो टूट जाता है और उसको कुछ नजर नहीं आ रहा होता। तभी कोई आता है और उसको ले जाता है। इन सब चीजों से वो बच रहे होते हैं कि उनकी जिंदगी मजीद आसान बनाने के लिए वहाँ कीड़े भी आ जाते हैं, जिससे बचते हुए एवी एक सीक्रेट डोर में गिर जाती है और हम देखते हैं कि एवी बर्न्स के पास पहुंच जाती है जिसकी आंखें और जुबान इमोटेप ने निकाल ली है और वो एवी को भी देख लेता है। तब रिक वहां आ जाता है और उसको शूट कर देता है और वो लोग वहां से भाग जाते हैं। बाहर आदत बे और उसके साथी उनका इंतजार कर रहे होते हैं और बर्न्स को उनके हवाले कर देते हैं जिसको उन्होंने ही बचाया था और उस इमोटेप को ढूंढने में लग जाते हैं ताकि उसको खत्म किया जा सके।
से शिफ्ट होता है और हम वहाँ देखते हैं कि बेली ने इमोटेप को पहले ही ढूंढ लिया है और वो उसका गुलाम बन गया है। वहाँ इमोटेप उससे बाकी 4 कैनोपिक जार के बारे में पूछता है जो बर्ड्स, डेनियल हेंडरसन और डॉक्टर एलन के पास है। हम देखते हैं कि सब भागने की तैयारी में है, मतलब वहाँ से जा रहे हैं, क्योंकि उस बॉक्स के मुताबिक अगर वो लाश जिंदा हो गई तो वो उस संदूक के खोलने वालों का खून चूस कर अपनी बॉडी को हील करेगी। जाहिर सी बात है, अगर कोई 3000 साल पुरानी लाश हमारी जान के पीछे लग जाए तो भागेगी नहीं तो और क्या करेंगे। उन्हें विंस्टन भी मिलता है जो पहले आर्मी में था लेकिन अब रिटायर हो गया है और वो भी अब उस तंजीम का हिस्सा है जिसका काम इमोटेप की लाश को जिंदा होने से रोकना है और रिक को इस बात का नहीं पता। वहीं पर हेंडरसन और डेनियल आते हैं और हमें पता चलता है कि सारे जहाज निकल चुके हैं और अब वो एक दिन के लिए यहाँ फंस गए हैं। वहीं पर बेनी इमोटेप को बर्ड्स के पास ले आता है और इमोटेप उसका खून चूस लेता है। रिक सीढ़ियों से ऊपर जाता है और देखता है कि इमोटेप बर्ड्स को मारकर अपनी बॉडी को हील कर रहा है। वहाँ रिक उस पर फायर करता है लेकिन उसको कुछ नहीं होता। वहाँ वो उन सब की क्लास लेता है और बढ़ता है एवी की तरफ, लेकिन इतने में वहाँ एक बिल्ली आ जाती है जिसको देखकर वो भाग जाता है और अब वो लोग जाते हैं डॉक्टर टेरेंस के पास ताकि अपने सवालों के जवाब ले सके, लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ आर्दत में पहले ही मौजूद है। इससे हमें ये पता चलता है कि डॉक्टर टेरेंस को शुरू से ही हमलाफ्तर और इमोटेप के बारे में पता था, लेकिन उसने इन लोगों को झूठ बोला। अब वो लोग वहाँ डॉक्टर टेरेंस से पूछते हैं कि इसको रोकने का क्या तरीका है। डॉक्टर उनको सारी बात बताता है। इससे हमें पता चलता है कि वो एक सीक्रेट सोसाइटी के मेंबर है जिसको कहा जाता है मैगी। उनका काम उस लाश यानी इमोटेप को दोबारा जिंदा होने से रोकने का था, लेकिन इनकी वजह से ये लोग नाकाम हो गए। अब इमोटेप का मकसद है वापस अलग सोलोमन को जिंदा करना और उसके लिए वो कुर्बानी देगा एवी की। अब इमोटेप जा रहा है संदूक के खोलने वालों का खून चूसने के लिए, जिसमें से बर्ड्स को उसने फारिग कर दिया। अब वो जाएगा डॉक्टर एलन के पास तो रिक एवी को रूम में लॉक करके डेनियल हेंडरसन को वहीं रुकने का कहता है और जोनाथन को अपने साथ लेकर जाता है डॉक्टर एलन को बचाने के लिए। और हम वहाँ देखते हैं बेली को जो डॉक्टर एलन के कमरे से कीमती चीजें ढूंढ रहा है ताकि वो उनको बाद में बेच सके। रिक और जोनाथन वहाँ पहुँच जाते हैं और बेली की क्लास लेने के बाद वो देखते हैं कि इमोटेप ने डॉक्टर एलन को भी फारिग कर दिया है और उसके पास काले जादू की किताब भी है और वो जार भी है। वहाँ पे वो रिक और जोनाथन पर हमला करता है और चला जाता है हेंडरसन के पास। वहाँ हेंडरसन को निपटा कर वो जाता है एवी को लेने, लेकिन वहाँ रिक आ जाता है और उसको बिल्ली दिखाकर भगा देता है। अब वो जाते हैं डॉक्टर टेरेंस के पास अमूल्य की किताब को ढूंढने जिसमें इमोटेप को रोकने का तरीका है। बुक की लोकेशन का तो उन्हें पता चल जाता है जो है हमलाफ्तर में, लेकिन वहाँ इमोटेप भी आ जाता है उनको रोकने के लिए और हम देखते हैं कि पूरा शहर उसका गुलाम बन चुका है। अब यहाँ शुरू होता है कार चेज। वो लोग गाड़ी में बैठकर भागते हैं और उनके सामने होती है इमोटेप के गुलामों की आर्मी। वो लोग गाड़ी से उड़ाते हुए उनको आगे निकलते हैं। इतने में 2 लोग डेनियल को गाड़ी से गिरा देते हैं। उसके पास गन होती है, वो उन दोनों को तो शूट कर देता है, लेकिन यहाँ उससे गलती ये हो जाती है कि जो लोग गाड़ी का पीछा कर रहे होते हैं वो उनको शूट करके उनकी अटेंशन ग्रैब कर लेता है। यहाँ इमोटेप आता है और डेनियल को भी फारिग कर देता है और अपने असली रूप में आ जाता है। और उसके बाद वो पहुंच जाता है उन लोगों के पास और कहता है कि मुझे एवी दे दो, उसके बदले में मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। एवी खुद उनको बचाने के लिए उसके साथ चली जाती है। उसके बाद इमोटेप अपनी आर्मी से कहता है कि इनको खत्म कर दो। वो लोग वहाँ से किसी तरह बचकर निकल जाते हैं, लेकिन इसमें डॉक्टर टेरेंस मारा जाता है। अब वो लोग जाते हैं विंस्टन के पास उससे उसका जहाज ले ले और वहाँ वो उनकी मदद के लिए तैयार हो जाता है और उसका जहाज लेकर जाते हैं हमलाफ्तर की तरफ। वहाँ इमोटेप उनके जहाज को देख लेता है और उस पर हमला करता है तूफान लाकर। और ये एपिक सीन तो आप सबको याद होगा जहाँ वो अपना फेस बनाता है उस रेत के तूफान में। एवी उसको यहाँ रोक लेती है पर उसके बाद भी उनका प्लेन क्रैश हो जाता है जिसमें विंस्टन मारा जाता है और वो देखते हैं कि वो धंसने वाली रेत है। विंस्टन अपने जहाज के साथ रेत में धंस जाता है और वो लोग हमलाफ्तर की तरफ अपना सफर कंटिन्यू करते हैं। रात को वो लोग पहुंच जाते हैं हमलाफ्तर और वहाँ जोनाथन के अंदर घुस जाते हैं वही गोश्त खाने वाला बीटल। रिक चाकू की मदद से उसको बाहर निकालता है और शूट कर देता है। गन शॉट की आवाज इमोटेप भी सुन लेता है और जिंदा करता है दीवार पर बने हुए मुर्दों को उनको खत्म करने के लिए। यहाँ आता है एक और एपिसोड जहाँ उनको मिल जाता है मिस्र के फिरौन का खजाना। यहाँ पर वही मुर्दे आ जाते हैं जिनको इमोटेप ने जगाया था। वो लोग उनको मारना शुरू करते हैं, लेकिन मुर्दे उन लोगों पर भारी पड़ते हैं और इतने में वहाँ पर आ जाता है बेनी। इतना सारा खजाना देखकर वो पागल हो जाता है और उसको बैग में भर कर बाहर ले जाता है और ऊंट पर डाल देता है। और बेनी का तो आपको पता है कि वो बहुत ज्यादा लालची है और वो कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि ग्रीड इज कर्स, और वो यहाँ पर अप्लाई होगी।
यह जोनाथन और रिक को हॉरस की स्टैचू से मिल जाती है अमुर्रा की किताब। वो लोग इमोटेप तक पहुंच जाते हैं और इतने में हम वहाँ देखते हैं एवी को, जिसको सेक्रीफाइस करके इमोटेप अनकसुनामुल को जिंदा करेगा। वो उसको सेक्रीफाइस करने ही लगता है कि वहाँ आ जाता है रिक, जो इमोटेप के साथियों की क्लास लेता है। इतने में जोनाथन अमुर्रा की किताब पढ़कर मुर्दा सिपाहियों की फौज को जिंदा कर देता है, जो उल्टा उन्हीं के पीछे पड़ जाती है क्योंकि जोनाथन ने उस किताब के वर्सेस को आधा ही पढ़ा होता है। इतने में अनकसुनामुल की मरी हुई लाश पीछे लग जाती है एवी के और रिक के पीछे लग जाते हैं वो मुर्दे रिक को मारने ही वाले होते हैं कि जोनाथन अमुर्रा की वर्सेस को पढ़ता है और वो रुक जाते हैं। फिर जोनाथन उन मुर्दों को बोलता है कि अनकसुनामुल को मार दो और वो ऐसा ही करते हैं। वहाँ इमोटेप और रिक का फेस ऑफ होता है। इसमें आपको पता है कि इमोटेप रिक की क्लास ले रहा होता है। तब जोनाथन को अमुर्रा की चाबी मिल जाती है और एवलिन उस किताब की वर्सेस को पढ़ती है, जिससे इमोटेप इमॉर्टल से मॉर्टल हो जाता है। मतलब अब उसको मारा जा सकता है और उसका कर्ज खत्म हो गया, जिसने उसको इतने सालों तक जिंदा रखा था। रिक वहाँ उसको पेट में स्टैब करता है और वो सेक्रेट पूल में जाके मर जाता है। वहाँ एवी वही आइकॉनिक डायलॉग बोलती है कि मौत तो बस एक शुरुआत है। और सीन शिफ्ट होता है बेली पर, जो एक बैग में 16 भर कर ले जा रहा होता है। तो वो उस भारी बैग को एक लीवर पर रख देता है, जिससे हमलावर रेत के अंदर धंसने लगता है और वहाँ रेत भरने लगती है। वो लोग किसी तरह उस टोव से बाहर आते हैं और वो पूरा शहर कोलैप्स हो जाता है। और अब आप सोच रहे होंगे कि बेली का क्या हुआ, वो भी मारा जाता है। उस टोव के अंदर उस लीवर की वजह से उस टोव का हर एग्जिट बंद हो जाता है और वो फंस जाता है उस खजाने वाले कमरे में, जहाँ आ जाते हैं बहुत सारे स्कैरेब बीटल्स। उसके बाद उसके साथ क्या होगा ये आप खुद ही अंदाजा लगा लो। वो लोग बाहर खड़े होकर खुशी मना रहे होते हैं। इतने में उनकी खुशी में मजीद इजाफा करने आ जाता है आदत बे, जो वहाँ से बच गया था। और वो लोग निकल जाते हैं अपने घर की तरफ और यहाँ हमें वही ऊँट दिखाया जाता है जिस पर बेली ने अपना खजाना टांगा था। वो मिल गया रिक को और यहाँ ये मूवी एंड हो जाती है। इसमें कोई शक नहीं कि ये मूवी एक ब्लॉकबस्टर है और मेरी पर्सनल फेवरेट भी है। इसमें हमें कई लेसन भी दिए गए हैं, जैसे लास्ट में बेली को अपनी लालच की वजह से कुछ नहीं मिलता और एक वहाँ पड़े खजाने को देखकर भी लालच नहीं करता और बगैर किसी मेहनत के उसको खजाना मिल जाता है। और एक और सीन में जहाँ बेली उस खजाने वाले कमरे में फंस जाता है, वहाँ इतना सारा खजाना होने के बावजूद भी वो खुद को उन बीटल्स से नहीं बचा पाता, यानी कभी कभी पैसा भी काम नहीं आता। अब आते हैं इस मूवी के फैक्ट्स की तरफ। ये मूवी बनी थी उस वक्त के मैसिव $80 मिलियन के बजट में और इसने बॉक्स ऑफिस किया था $420 मिलियन का। इस मूवी के रिलीज के अगले दिन स्टीफन सोमर्स को फोन आया था यूनिवर्सल पिक्चर का कि हमें एक और मूवी चाहिए और तभी इसका सीक्वल आया था। इस मूवी में जो रिक को हैक करने वाला सीन होता है उसमें ब्रेंडन फ्रेजर बार बार बच गए थे, वरना असली में उनकी गर्दन टूट जाती। इस मूवी के शुरू में नरेटर होने वाला था इमोटेप, लेकिन बाद में इसको चेंज करके आर्दत बे कर दिया गया क्योंकि इमोटेप इंग्लिश नहीं बोल सकता था। आर्दत बे के फोरहेड पर जो टैटू था उसका मतलब था अंडरवर्ल्ड यानी मुर्दों की दुनिया, और जो टैटू उसके चीक्स पर थे उसका मतलब था ट्रुथ यानी सच्चाई। इमोटेप ज्यादा एशियन इजिप्शियन की तरह साउंड करे, इसलिए उन्होंने एक इजिप्शियोलॉजिस्ट को भी हायर किया था ताकि वो उसकी आवाज पर काम कर सके। ब्रेंडन फ्रेजर को इस मूवी में इसलिए लिया गया था क्योंकि उनकी जॉर्ज ऑफ द जंगल मूवी हिट थी। जिस सीन में रिक एवी को बचाने चाहता है जब उसको सेक्रीफाइस किया जा रहा होता है, तो वहाँ मुझे सारी मम्मीज को बाद में CGI की मदद से ऐड किया गया था। इसके अलावा इस सीन को शूट करने में ही सिर्फ 9 दिन लग गए थे। जिस शॉट से रिक इमोटेप को स्टैब करता है, ये वही शॉट होती है जिससे इमोटेप ने फिरौन को स्टैब किया होता है। जब टॉम कोलैप्स होने लगता है तो वहाँ रेत ऐसे इंटर होती है जैसे पानी, और इसे इंस्पायर्ड है हावर्ड हॉवर्ड की मूवी द लैंड ऑफ द फेरो से। जब बर्न्स शिप पर पोकर खेल रहा होता है तो वो कहता है बगैर चश्मे के मुझे कुछ दिखाई नहीं देता, और उसकी मौत की वजह भी यही बनती है। लास्ट सीन में जब बैनी ऊँट को अपने साथ ले जा रहा होता है तो वो नहीं जाता, किसी वजह से असल में भी बैनी को वो ऊँट पसंद नहीं करता था। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।